हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ने सोल्यूशन चैप्टर का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने राउल्स लॉ और हम लोगों ने हेनरीज लॉ और थोड़ा बहुत हम लोग ने कंसंट्रेशन टर्म्स देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविजन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हुए वैन हैप फैक्टर को पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे करते हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो आप सभी लोग पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। सो इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बीच में डिफरेंस को देख रहे थे। यहीं पर हम लोग आए थे। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके। बाकी पढ़ते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करे उसे आइडियल बोलेंगे, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसे बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन वो होता है जिनका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होता है जीरो और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होता है जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं कोई लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, उन दोनों को मिक्स करने से ना ही हीट इवॉल्व हुआ ना ही हीट एब्जॉर्ब हुआ। मतलब कि ना ही मिक्स द इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब कि क्या है, ना पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब कि ना ही एक्सोथर्मिक है मिक्सिंग और ना ही एंडोथर्मिक है। ऐसे ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 10 ml हम लोग ने लिक्विड ए लिया और 10 ml लिक्विड बी लिया, तो हम लोग को 20 ml लिक्विड बी मिला। इसका मतलब कि ना वॉल्यूम बढ़ा है मिक्स करने से और ना ही वॉल्यूम घटा है मिक्स करने से, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होगा, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट इवॉल्व होगा। मतलब कि कुछ ना कुछ इंथैल्पी चेंज जरूर होगा मिक्स करने पर। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर कहीं 10 ml अगर कहीं दो लिक्विड का मिक्स किए ए बी का, तो या तो वो 20 ml से ज़्यादा भी हो सकता है, मान लो 21 ml हो गया 22 ml हो गया, या तो उससे कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है या नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन बहुत रेयर होता है और कुछ ही एग्जांपल है, जैसे एनसीईआरटी बुक में दिया है बेंजीन एंड टोल्यून। बेंजीन एंड टोल्यून, तो बेंजीन क्या होता है आप सभी जानते हो। टोल्यून में क्या है, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा दे मिथाइल ग्रुप, तो उसे टोल्यून बोलते हैं। ठीक है, ये एक आइडियल सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बाकी नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल जैसे वाटर एंड इथेनॉल, या फिर हम लोग क्लोरोफॉर्म या फिर एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो, और ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3। आइडियल सोल्यूशन में जो सोल्यूशन का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब AB का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा, अलग अलग मतलब कि इंडिविजुअल लिक्विड के बराबर। मतलब कि अगर कहीं दो लिक्विड को मिक्स किए ए को और बी को, तो जो नया जो सोल्यूशन बनेगा उसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो सिमिलर होगा उन दो अलग अलग लिक्विड के जैसे। लेकिन अगर कहीं दो लिक्विड को मिक्स किए और जो सोल्यूशन में जो उनका इंटरेक्शन था दोनों लिक्विड के बीच का, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग था, या तो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है उन दोनों इंडिविजुअल लिक्विड के मुकाबले, वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के कैटेगरी में आते हैं। अब इसके नॉन आइडियल के दो पार्ट हम लोग कर सकते हैं। दो पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव डिवीजन या नेगेटिव डिवीजन। मतलब कि अगर कहीं मान लो कि दो लिक्विड को मिक्स करने पर उसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आया पॉजिटिव, मतलब कि वो एंडोथर्मिक है। हमेशा याद रखना, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग अगर पॉजिटिव की है तो वो एंडोथर्मिक होगा। मतलब कि हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, मान लो ए लिक्विड था उसमें बी लिक्विड को मिक्स किए, तो जो ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि नया बॉन्ड बनेगा, दो दो लिक्विड को मिक्स करने से एक नया इंटरेक्शन जनरेट होगा। इनिशियली क्या था, लिक्विड ए में ए वाला बॉन्ड था, लिक्विड बी में बी वाला बॉन्ड था। बॉन्ड नहीं बोल सकते, इट वी कैन से इट्स इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन है। तो बॉन्ड बोलना सही मेरे को नहीं लग रहा है, बाकी इंटरेक्शन बोल सकते हैं कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अलग रहेगा ए बी के इंटरेक्शन से। और एंडोथर्मिक होने की वजह से जो ए बी का इंटरेक्शन है वो वीक होगा ए और बी के इंटरेक्शन से। मतलब कि इंडिविजुअल लिक्विड का इंटरेक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, सोल्यूशन में जाने के बाद वो इंटरेक्शन कम हो जाएगा। अब
ये वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि मान लो 10 ml लिक्विड ए लिए, 10 ml लिक्विड बी लिए, तो ये 20 ml से ज़्यादा बनेगा। मान लो 21 ml बन गया, 22 ml बन गया, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिवीजन। अब नेगेटिव डिवीजन कौन दिखाएगा, जिसका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब कि एक्सोथर्मिक, क्या एक्सोथर्मिक। और वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब कि 10 ml दो लिक्विड लिए, 10 ml, तो रिजल्टेंट जो सोल्यूशन वो बनना चाहिए था 20 ml, लेकिन मान लो बन गया 19 ml, 9.5 ml, ऐसा 19.5 ml, इस प्रकार से, तो वो दिखाता है नेगेटिव डिविएशन। इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से हीट इवॉल्व होता है, और जो ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, इट वी कैन से इंटरेक्शन, ठीक है, ए बी का इंटरेक्शन, सोल्यूशन में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होगा इंडिविजुअल लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन के मुकाबले। जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पर वाटर मॉलिक्यूल के बताया कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। लेकिन इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, जैसे ही इथेनॉल मिक्स कर देते हैं, तो इथेनॉल का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक होता है वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसका मतलब कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग था वाटर वाटर में। इथेनॉल का भी क्या था, इथेनॉल में अपना अलग था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब दोनों को मिक्स किए तो एक नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ इथेनॉल और वाटर के बीच में, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था इथेनॉल और वाटर के बीच में वो था वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपेयर टू दैट ऑफ द वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी के वजह से जो इथेनॉल और वाटर का जो सोल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि नेगेटिव डिविएशन कौन दिखाता है, नेगेटिव डिविएशन का एग्जांपल है ये जो हम लोग देखें, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म CCl3H, ये क्या करता है, अगर कहीं इसको हम लोग एसीटोन के साथ मिक्स किए, एसीटोन क्या होता है, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। अरे थोड़ा सी स्ट्रक्चर स्पेसिंग की कमी, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं, कि मान लो ये क्या है, एसीटोन है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, क्लोरोफॉर्म मिक्स किया, क्लोरोफॉर्म होता है HCl। अब इसमें क्या था, बहुत वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, इसमें भी वेरी वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिक्स किए तो हम लोग के पास क्या हुआ, एक नया प्रकार का इंटरेक्शन जनरेट हो गया दो लिक्विड के बीच में, जो था कुछ ऐसा, ये। और इसके वजह से क्या हुआ, इनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था दो एसीटोन एसीटोन के बीच में, या फिर दो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में, वो वीक था। जबकि दोनों को मिक्स करने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था, ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था वो क्या हो गया, ए बी का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ था वो हो गया स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द एसीटोन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। इसके वजह से ये दिखाते हैं नेगेटिव डिविएशन। और पॉजिटिव डिविएशन के एग्जांपल हम लोग देखे थे कि मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था। अब इथेनॉल आ गया तो इथेनॉल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, लेकिन वो क्या रहेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है, ठीक है। हाँ, तो यही चीज बता रहा था। अब आगे इसी में पढ़ते हैं एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है, एजियोट्रॉप बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी मिक्सचर की मिक्सचर मतलब कि दो लिक्विड का मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर मतलब कि दो लिक्विड का मिक्सचर, दैट हैविंग द सेम कंपोजिशन इन द लिक्विड एंड वेपर फेज। कंपोजिशन मतलब कि कंसंट्रेशन है, कंपोजिशन मतलब क्या है, कंसंट्रेशन है, और वो बॉयल करता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप। अब इसमें भी क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मिनिमम मतलब कि कम टेम्परेचर पर जो बॉयल हो जाए ऐसे सॉल्यूशन, मिनिमम टेम्परेचर पर जो बॉयल हो जाए ऐसे एजियोट्रॉप को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम टेम्परेचर पर कौन बॉयल होगा, जो दिखाएगा पॉजिटिव डिविएशन, मतलब कि जिसका सोल्यूशन मतलब कि ए बी का बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो, वीक हो, तभी ना वो इजिली क्या करेगा, वेपर फेज में जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में जो लिक्विड फेज है वो गैस फेज में चेंज होता है, तो जिसका बॉन्ड वीक होगा वही ना कम टेम्परेचर पर वेपर फेज में जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तभी ना वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। तो इसका एग्जांपल वही है, 95% इथेनॉल एंड 5% वाटर को अगर कि मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन दिखाएगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करे, मतलब कि जो नेगेटिव डिविएशन दिखाए। इसका एग्जाम्पल है 68% HNO3 प्लस 32% वाटर। ये क्या दिखाता है, नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, क्योंकि इन
को इन दोनों को मिक्स करने की वजह से जो सोल्यूशन में बॉन्ड था, सोल्यूशन का जो बॉन्ड था, इंटरेक्शन था, वो स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो, नीट के लिए हो, जेई के लिए हो, चाहे कुछ भी के लिए हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होता है, दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स only on the number of पार्टिकल, वो भी किसके पार्टिकल? सोल्यूट के पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, एंड नॉट ऑन द नेचर, नॉट ऑन द नेचर, दीज आर कॉल्ड द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड है। किनके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए वैलिड है। आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया कि वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और वो उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों चीज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के बारे में। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट मतलब कि मान लो शुगर है, तो शुगर को मान ले शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, जो वाटर में जाने के बाद ऐसा डिसोसिएट होकर अलग अलग पार्टिकल नहीं दे देंगे, है ना। तो इनके लिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। और ये क्या होना चाहिए? नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले इसको समझने के लिए हमारे पास लेते हैं एक कंटेनर में क्या है? कोई भी लिक्विड भरा है। अब इस लिक्विड की वजह से इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, लेट से इसका प्रेशर है P। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने कोई सोल्यूट डाला, मान लो ग्लूकोज डाल दिया, तो ग्लूकोज क्या करेगा? इस पूरे लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। अब पूरे लिक्विड में मिक्स होगा तो कुछ कुछ ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल हैं, वो क्या करेगा? इसके सरफेस पे आ जाएगा। इनिशियली इसका प्रेशर P था, वहां पर जो प्रेशर P था, अब जब सल्यूट हम लोग ऐड कर दिए तो वो क्या किया? इसके पूरे सरफेस पे फैल गया, जिसके वजह से अब कम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल क्या कर दिया? उसको रोक दिया वेपराइज होने से, जिसके वजह से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? आफ्टर डिसोल्यूशन प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। इनिशियली मान लो इसका पी नॉट प्रेशर था, फाइनल अगर पी है तो डेफिनेटली जो पी नॉट प्रेशर है वो पी से बड़ा है, मतलब कि इनिशियली प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जैसे सॉल्यूट डाले प्रेशर कम हो गया। तो जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या है? पी नॉट माइनस पी ए। और रिलेटिव मतलब कि शुरुआत के मुकाबला, मतलब शुरू के मुकाबला कितना कम हो, उसी को बोलेंगे ना रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में। मान लो इनिशियल के केस में कितना कम हुआ, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होगा? बहुत बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मैं सोल्यूट बोल दिया क्या, सॉरी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? बहुत बहुत ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मुकाबले, क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन है, बिकॉज इट इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। इसके लिए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लेंगे। और यहाँ पर जो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ गए?
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपन में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्योंकि हम लोगों ने ए के रिस्पेक्ट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के रिस्पेक्ट में सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन को एडिशन में नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख देते हैं? मोल फ्रैक्शन को क्या होता है बताइए? सॉरी, मोल फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, मोल क्या होता है? मोल होता है हम लोग का मास अपॉन में मोलर मास, दैट इज मोल्स ऑफ बी विल बी द वेट ऑफ बी अपॉन में मोलर मास ऑफ बी इनटू में मोल्स ऑफ ए, मतलब कि सॉल्वेंट का मोल मतलब कि वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सिंस ये डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चल दिया, तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ ए अपॉन में वेट ऑफ ए। तो ये हो गया आपका फार्मूला, जहां से आप क्या निकाल सकते हो? मोलर मास निकाल सकते हो सॉल्यूट का। ठीक है, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट था। आगे है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझने के लिए फिर से वही लिक्विड लिए, लिक्विड का कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट इनिशियली रहा होगा। इनिशियली मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट ऑफ बी, मतलब कि टी नॉट ऑफ बी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द लिक्विड इज प्योर, व्हेन नो सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन इट, बट व्हेन द लिक्विड इज डिजॉल्व, जब हम कोई लिक्विड इसमें डिजॉल्व करेंगे तो फिर से ये क्या करेगा, इस लिक्विड के सरफेस पर ऐसे फैल जाएगा सॉल्यूट। अब लिक्विड के सरफेस पर फैलने के वजह से हम लोग को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो क्या हो, बॉयल हो। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आप लोग बताइए? बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। अब सिंस ड्यू टू द accumulation of the solute particles over the surface of a liquid, the vapor pressure decreases. That means more temperature is required to बॉयल द लिक्विड, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा, ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ेगी कि जो लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए और वो लिक्विड बॉयल करे। समझ में आया? मतलब कि इसके वजह से सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डेफिनेटली दैट टीबी विल बी मोर देन दैट टी नॉट ऑफ बी। ज़्यादा अंग्रेजी हो गया लग रहा है ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने से। उसी को लिखा है कि टी बी माइनस टी नॉट बी, इसी को बोलते हैं इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो होगा मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने से कांस्टेंट आता है केबी। केबी को बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। लेकिन बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा फेमस है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो केबी है ये डिपेंड करता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट के और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के। ठीक है, किसका? सॉल्वेंट का। हमेशा याद रखना केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा याद रखना सॉल्वेंट है वो, सॉल्यूशन नहीं है। दैट इज द मोल्स, मोल्स होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ठीक है, ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि जैसे हम लोग इनिशियली प्योर लिक्विड था उसमें क्या कहिए सॉल्यूट डाले, तो सॉल्यूट डालने की वजह से, सॉल्यूट डालने के वजह से इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि इनिशियली मान लो इसका फ्रीजिंग पॉइंट था टी नॉट एफ, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट इनिशियल, और जब कोई सॉल्यूट डिसॉल्व किए तो बन गया टी एफ। तो सॉल्यूट डालने की वजह से मान लो कि इनिशियली वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हो रहा था, फ्रीज हो रहा था। तो कोई सॉल्यूट डालने की वजह से वो किसमें, कितने में फ्रीज होगा? मान लो -0.13 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होगा, मतलब कि और फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा, मतलब समझे? तो इसी को बोला है टी नॉट ऑफ एफ माइनस का टी एफ, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर आता है कांस्टेंट के एफ। के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसी को बोलते हैं फ्रीजिंग फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट।
और मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे ना? हाँ, याद रखना भाई, भरोसा है। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले ऑस्मोसिस समझना होगा। ऑस्मोसिस क्या होता है? मान लीजिए कि आप लोगों ने वो चना तो भिंगाया होगा, चना भिंगाया होगा या फिर किशमिश भिंगाए होंगे। तो हम लोगों ने लिया किशमिश इत्तू सा, ठीक है, गरीब आदमी, तो किशमिश थोड़ू सा लिए, ठीक है ना, इधर 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 डाले, फिर इसमें डाले क्या? पानी। अब पानी डालेंगे तो वो रात भर छोड़ देने के बाद वो किशमिश क्या होता है? फूल जाता है। किशमिश क्या होता है? फूल जाता है। क्यों? क्योंकि किशमिश का अंदर का जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन का किशमिश के अंदर का जो सोल्यूशन है वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, वो सुक्रोज से रिच होता है। सुक्रोज बहुत ज़्यादा होता है किशमिश के अंदर, सूखा हुआ किशमिश, ठीक है ना, किशमिश सूखा ही होता है तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। और वाटर, वाटर तो प्योर है, सॉल्वेंट है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है। तो वो क्या करता है? सॉल्वेंट वाटर जो है इस किशमिश के अंदर घुस जाता है बाई अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑकर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से किशमिश फूल जाता है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो सेल होता है, सेल आप लोगों ने सुना ही होगा, 9वीं 10वीं में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है हमारे सेल के पास, जो क्या करता है? अंदर के सॉल्यूट को तो बाहर नहीं जाने देता, लेकिन बाहर से सॉल्वेंट को अंदर आने देता है, या फिर अंदर के जो सॉल्वेंट है उनको बाहर जाने देता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? वाटर का एक्सचेंज होगा सेल के बीच में। उसके सेल के अंदर मान लो सुक्रोज है तो सुक्रोज का एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी बोलते हैं सेमी परमेबल, जो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए क्या करना है? आप लोग को लेना है एक कंटेनर, कंटेनर में भर देना है पानी। आपको लेना है ऐसा फनल शेप्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो भी है, ट्यूब बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को फिल कर देंगे। अब इस ट्यूब के अंदर क्या है? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और इधर हम लोग लगा देंगे ट्यूब के नीचे में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिंस बाहर वाटर है, वाटर क्या है? बहुत ही डाइल्यूटेड है। अब क्या सॉल्वेंट है, उसमें कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर बायोलॉजिक भाषा में हम लोग पढ़े थे तो ये होता है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर केमिकल पोटेंशियल टू इट्स लोअर केमिकल पोटेंशियल। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा बहुत आया होगा कि वाटर क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है जहां उसका केमिकल पोटेंशियल, मतलब कि कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर जाता है। वाटर मतलब कंसंट्रेशन यूजुअली सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वाटर बाहर में ज़्यादा है तो वो क्या करेगा? इस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोसिस, और कुछ ना कुछ हाइट राइज कर जाएगा। इसी हाइट का जो प्रेशर होगा, इसी हाइट का जो प्रेशर होगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब इसको हटाते हैं तो आर कांस्टेंट आता है और टेम्परेचर भी साथ में लग जाता है। जो पाई है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये होता है CRT। यहाँ पर C है मोलैरिटी। क्या है? C है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है? वो होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू में r इनटू में t। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर लेना है केल्विन में, r का वैल्यू लेना है आप लोग को 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन, एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, वो आएगा atm में, ठीक है। और atm से पास्कल में कन्वर्ट करना आता होगा, दैट इज 1 atm इज 101.3 इंटू 101.3 किलो पास्कल होता है, ठीक है। 1 atm इज इक्वल टू 101.3 किलो पास्कल, ठीक है। ये आगे है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक मतलब कि रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब कि वो प्रेशर जो
ऑस्मोसिस के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाए तो ऑस्मोसिस शुरू हो जाए, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग क्या, मतलब कि उस प्रेशर को बोलेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। और अगर कहीं उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर कहीं प्रेशर अप्लाई किया जाए, ग्रेटर प्रेशर अप्लाई किया जाए ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वहाँ पर हम लोग का रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। इसका मतलब कि सॉल्वेंट का क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू द मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन टू लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ है कौन सा, सी वाटर, और एक तरफ है फ्रेश वाटर। तो आप सभी को पता है कि सी वाटर कंसंट्रेटेड होता है, तो फ्रेश वाटर क्या करता है, कंसंट्रेटेड वाटर की तरफ जाता है। लेकिन अगर कहीं मान लिया जाए कि हम लोग सी वाटर के साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे मोर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्स्ट्रा अप्लाई करने की वजह से ऑस्मोसिस रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के साइड से वाटर डाइल्यूटेड सोल्यूशन मतलब फ्रेश वाटर के साइड में जाने लगेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का जो बेस्ट एग्जांपल आता है वो आता है हम लोग के घर में जो लगा हुआ रहता है वाटर फिल्टर। वो सभी वाटर फिल्टर इसी रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस पर चलता है, ठीक है। जितना भी वाटर फिल्टर होता है वो सभी रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस पर चलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेंट हॉफ फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास, अब होता क्या है कि जब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अब तक क्या कर रहे थे, हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक हम लोग सॉल्यूट ले रहे थे, मतलब कि जैसे हम लोग ग्लूकोज ले रहे थे C6H12O6, या फिर हम लोगों ने यूरिया ले रहे थे, ठीक है, या फिर हम लोग और कुछ ऐसे चीज ले रहे थे जो क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, वो क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कहीं हम लोग ले रहे हैं NaCl, क्या ले रहे हैं, NaCl ले रहे हैं, तो NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, और वो जैसे ही पानी में जाएगा, पानी में जाने के साथ वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब कि वो क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब कि हम लोगों ने डाले तो थे क्या चीज, 1 मोल NaCl, लेकिन उस 1 मोल NaCl से 1 मोल Na प्लस भी बन गया और 1 मोल Cl माइनस भी बन गया। और आप लोग को याद हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर पे। मतलब कि अगर NaCl 2 में टूट गया, Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, डबल इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगा। तो इनका जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा आया, डबल आया, ठीक है, डबल आया। लेकिन जैसे हम लोग ने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो इसमें क्या मिला हम लोग को, इसमें हम लोग को देखने को मिला कि जो हम लोग का कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मुकाबले में जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया कि इनका जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रहा है, कम आ रहा है। कम आ रहा है क्यों आता है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, ये जो एसिटिक एसिड रहता है ये डाइमर बना लेता है। किसमें बना लेता है डाइमर, बेंजीन में बना लेता है। बेंजीन में क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, कुछ इस प्रकार से। मतलब कि दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एक की तरह बिहेव करने लगते हैं, और यहाँ पर एक NaCl मॉलिक्यूल दो अलग अलग Na प्लस और Cl माइनस की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाता है, और यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, हाफ हो जाती हैं, हाफ हो जाती हैं। तो इसी चीज को सही करने के लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी, कैलकुलेटेड जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था, तो इसके लिए उन्होंने साइंटिस्ट लोगों ने नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर को आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इस तरीके से दिखता है, आई के जैसे। एक्चुअल होता क्या है इसमें, इसमें ऊपर में रखते हैं नॉर्मल मोलर मास और नीचे में रखते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब कि नॉर्मल मोलर मास मतलब कि जो हम लोग का क्या है, कैलकुलेटेड है। मतलब कि मान लो एसिटिक एसिड लिए, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना आता है, कितना आता है, कैलकुलेट करोगे तो 60 आएगा। बट एबनॉर्मल मोलर मास मतलब कि एक्सपेरिमेंट करके जब उन्होंने मोलर मास निकाला और तब इसका मोलर मास कितना आया, इसका मोलर मास आया 120। इसका मतलब कि जो आयोटा है वो निकल गया 1/2। कुछ इस तरीके से हम इसको आयोटा को डिफाइन करते हैं, ठीक है। क्यों 120 आया, क्योंकि ये डाइमर बना के एक मॉलिक्यूल के जैसे एक्ट करने लगता है, इसी वजह से इसका मोलर मास वैसा आता है। आगे ये है कि आयोटा जो है वो होता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि ऊपर में ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंटल है, अपॉन में क्या, कैलकुलेटेड। तो जैसे NaCl के केस में क्या बताया कि डबल हो जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब कैलकुलेटेड x था तो ऑब्जर्व क्या हुआ 2x। मतलब कि इसका आयोटा क्या आ जाएगा, सॉल्ट के लिए अगर पूरा टोटली डिसोसिएट होता है तो 2,
अगर टोटली एसोसिएट हुआ तो हाफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली क्या होता है 100% डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है, कुछ फ्रैक्शन में आ जाते हैं कई बार। तो वो मैं आगे से आपको समझाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसी को आयोटा को नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे NaCl क्या था, पहले एक जैसा था, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो गया 2, Na प्लस और Cl माइनस, और इनिशियली 1 था, तो इसीलिए आयोटा NaCl के लिए 2 आता है और एसिटिक एसिड इन बेंजीन के लिए 1/2 आता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ते हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसमें होता क्या है कि जो मान लीजिए NaCl तो क्या है एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होते। मतलब कि मान लीजिए कि कई सारे ऐसे सॉल्ट होते हैं जो 100%, ये जो NaCl ही है ये भी 100% डिसोसिएट नहीं होता है। ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन जब रहता है बहुत, तब ही ये 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताता है कि मान लो कोई HX कोई सॉल्ट है, सॉरी इसका सॉल्ट कैसे हो जाएगा अपना MH ऐसा कोई सॉल्ट है, ये क्या किया डिसोसिएट किया M प्लस प्लस एक्स माइनस में। तो शुरुआत में क्या था, इसका मान लो कि 1 मोल था और इसके 0 मोल थे। जब ये सॉल्यूशन में गया तो इसके 1 मोल में से मान लो कि 0.9 मोल्स पूरे डिसोसिएट हो गए, लेकिन 0.1 मोल इसका बचा ही रह गया, मतलब कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर कंप्लीट डिसोसिएट होता तो इसके 1 मोल से इसका भी 1 मोल बनता और इसका भी 1 मोल बनता, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, पार्शियल डिसोसिएट हुआ। तो मान लो कि 0.9 मोल इसके बने, 0.9 मोल इसके बने और 0.1 मोल इसके बच गए, दैट इज 1 मोल माइनस 0.9 मोल कितना है 0.1 मोल। सो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने टर्म लाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अगर कहीं अल्फा अगर कहीं 0.1 है दैट मीन्स 10% डिसोसिएशन होता है। अगर कहीं ये 50 है तो सॉरी 0.5 है तो इसका 50% डिसोसिएशन होता है। अगर ये कहीं 100% है तो मतलब कि जैसे 1 है, अगर कहीं अल्फा मैक्सिमम 1 हो सकता है तो 100% डिसोसिएशन, मतलब कि टोटली वो डिसोसिएट हो जाता है। अल्फा रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ सॉल्ट दैट इज डिसोसिएटेड पर मोल। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं 0.7 है तो 1 मोल में 0.7 मोल डिसोसिएट होगा ऐसा। जो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वो होता है आयोटा माइनस 1 अपॉन में n-1। आयोटा वेंट ऑफ फैक्टर है और n क्या है, NaCl के लिए n का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन में डिसोसिएट होगा उसको n बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि जैसे Na2SO4, ये 2 Na प्लस और एक SO4 माइनस, तो इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 3। समझ गए, तो ये है n का वैल्यू। तो जितने भी हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी दैट इज व्हाट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सभी में हम लोग ने आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हम लोग का जो वेरिएशन आ रहा था एसोसिएशन और डिसोसिएशन की वजह से वो ना आए करके। ठीक है, तो सभी में आयोटा का इंट्रोड्यूस हो गया। बाकी हम लोगों ने ये सभी को डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने पढ़ लिए हैं, इसीलिए मैं आगे इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये था इसका आगे का, हम लोग देखते हैं